हेलो एवरीवन, आई एम सौमिल एंड वेलकम टू लीगल एज। आज हम अपनी लीगल अवेयरनेस सीरीज में जो 10-15 दिन से ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, आप फोटो देख के समझ ही गए होंगे, द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मिस्टर राहुल गांधी। हम इसके बारे में देखेंगे। तो हम सबको थोड़ा बहुत तो आइडिया है ही कि भाई एक डेफेमेशन केस था, उसमें एक कोर्ट का जजमेंट आया एंड फिर सब्सिक्वेंटली इन कॉन्सिक्वेंस राहुल गांधी वाज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बट आज हम कुछ चीजें ना थोड़ा डिटेल में या डेप्थ में जाके देखेंगे कि हमने एक लॉ का नाम सुना होगा इस पूरे इशू में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। तो ये लॉ है क्या और इसका सेक्शन 8 एग्जैक्टली कह क्या रहा था। सिमिलरली हमने ये भी सुना था कि भाई सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वो केस एग्जैक्टली था क्या, क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने उसमें। एंड जब मिस्टर राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हो गए तो कुछ इस तरीके की भी ट्रेंडिंग चीज चली थी कि उन्होंने 2013 में एक ऑर्डिनेंस फाड़ा था। अगर वो ऑर्डिनेंस उन्होंने नहीं फाड़ा होता, उसको सपोर्ट किया होता, तो शायद राहुल गांधी जी आज डिस्क्वालीफाइड नहीं होते। सो व्हेन इट कम्स टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मिस्टर राहुल गांधी, हम तीन चीजें देखेंगे अपने आज के इस वीडियो में। द लॉज इन्वॉल्व, कि कौन कौन से लॉज थे वो जिसके हिसाब से ये पूरा एपिसोड हुआ। सिमिलरली वेदर इट इज जस्टिफाइड और नॉट, कि क्या राहुल गांधी जी का जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है या उनको जो पनिशमेंट दी गई है डेफेमेशन के केस में, क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं है। एंड थर्ड थिंग कि भाई आगे का वे फॉरवर्ड अब है क्या, क्या क्या हो सकता है। ठीक, तो चलो लेट्स स्टार्ट। अब ये इशू ना जनरल अवेयरनेस के लिए तो, जीके के लिए तो, इन सब चीजों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, पता ही होना चाहिए कि हमारी कंट्री में चल क्या रहा है। सिमिलरली क्लैट के पर्सपेक्टिव से या ओलेट के पर्सपेक्टिव से जो ये दो तीन चीजें इस पूरे एपिसोड में आई हमारे पास, जैसे डेफेमेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इन सब चीजों की भी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर द पर्पसेस ऑफ क्लैट होना जरूरी है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई टाइमलाइन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन था क्या हुआ एग्जैक्टली, इसको हम ब्रीफ में देखते हैं। सो इन द रन अप टू द 2019 इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, कोलार जो कि कर्नाटका में है, वहां पे एक रैली होती है एंड राहुल गांधी जी उसमें एक स्टेटमेंट देते हैं कि हाउ कम ऑल थीव्स हैव द सेम सरनेम दैट इज मोदी, कि भाई सारे चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है। इस तरीके का वो एक रैली में स्टेटमेंट देते हैं। अब इस स्टेटमेंट को देने के बाद उनके अगेंस्ट मिस्टर पुरनेश मोदी, हु इज अ बीजेपी लॉ मेकर, और वो मेरे ख्याल से भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, एमएलए है वो एक कंप्लेंट फाइल करते हैं अलेजिंग डेफेमेशन। डेफेमेशन का मतलब होता है मानहानि। ठीक है, डेफेमेशन को हिंदी में मानहानि कहते हैं। तो ये एक कंप्लेंट फाइल होती है राहुल गांधी जी के अगेंस्ट एंड केस स्टार्ट वहीं से होता है। इसी केस में आगे चल के उनको सेक्शन 499 ऑफ इंडियन पिनल कोड और सेक्शन 500 आईपीसी के, जो डेफेमेशन से डील करते हैं, इसके अंदर उनके ऊपर केस चल रहा था। फाइनली 23 मार्च के अराउंड वो जो सूरत का सीजेएम कोर्ट था, दैट इज द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सीजेएम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया। जजमेंट में राहुल गांधी जी को 2 साल की पनिशमेंट दी गई एंड उनपे एक फाइन लगाया गया। एंड क्योंकि ये 2 साल की पनिशमेंट दी गई, इसी के कॉन्सिक्वेंस में राहुल गांधी जी डिस्क्वालीफाई हो जाते। सो ये पूरा वो चेन ऑफ इवेंट था कि एग्जैक्टली हुआ क्या 23 मार्च के बाद, या वो उस रैली के बाद से हो क्या रहा था यहाँ पे। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि भाई ये डेफिमेशन है क्या। तो डेफिमेशन अगर मैं आपको बहुत ही जनरल टर्म्स में बताऊं, कि आम भाषा में डेफिमेशन को हम मानहानि कहते हैं। ठीक है, कि किसी की रेपुटेशन को डिग्रेड करना इन फ्रंट ऑफ अदर पर्सन, उसको डेफिमेशन कहा जाता है। सो इट इज अ काइंड ऑफ अ रॉन्ग दैट डील्स विथ डैमेज कॉज्ड टू अ पर्सन रेपुटेशन। ठीक है, कि हर इंसान की अपनी एक रेपुटेशन होती है ना। अब अगर आप उसकी रेपुटेशन गिराने के लिए अगर आप कुछ कहते हो दुनिया के सामने उसके बारे में, तो आप डैमेज कॉज कर रहे हो उसकी रेपुटेशन को इन फ्रंट ऑफ द अदर पर्सन ऑफ द सोसाइटी। तो उस चीज को मानहानि कहा जाता है। ठीक है, और उसी को हम इंग्लिश में डेफेमेशन कहते हैं। तो डेफेमेशन एक सिविल रॉन्ग भी है और एक क्रिमिनल रॉन्ग भी है। डेफेमेशन हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट्स में भी आता है और डेफेमेशन हमारा क्रिमिनल लॉ में भी आता है। सो ये जो केस चलाया गया था राहुल गांधी जी पे, ये क्रिमिनल डेफेमेशन का चलाया गया था, विच इज गवर्नड अंडर सेक्शन 499 एंड सेक्शन 500 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860। सो 498 99 कहता क्या था, लेट्स लुक इट ब्रीफली एट। सो सेक्शन 499 elaborates on how defamation could be through words spoken
or intended to be read through signs and also through visible representation. सो डेफिमेशन या मानानी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप बोल के कर सकते हो, आप लिख के भी कर सकते हो। आप एनी अदर फॉर्म ऑफ विजिबल रिप्रेजेंटेशन से आप किसी को भी डिफेम कर सकते हो। अब बस क्योंकि बात क्रिमिनल लॉ की है, तो भाई यहां पे आपका इंटेंशन होना चाहिए टू डिफेम द पर्सन। ठीक है, आपका इंटेंशन होना चाहिए कि आप उसकी रेपुटेशन गिराना चाह रहे थे। और अगर इंटेंशन नहीं है, तो भाई आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि सामने वाले की रेपुटेशन पर डैमेज हो सकता है। अगर आपने इंटेंशनली वो स्टेटमेंट दिया कि सामने वाले की रेपुटेशन गिरे, तो आप डिफेमेशन के लिए लायबल हो सकते हो। या अगर आपको ये चीज का नॉलेज है और यू हैव रीजंस टू बिलीव रीजंस टू बिलीव कि आपके स्टेटमेंट से सामने वाले की रेपुटेशन को डैमेज हो सकता है, तो आप डिफेमेशन के लिए लायबल किए जा सकते हो। तो जैसे राहुल गांधी जी ने ये कहा रैली में, अपनी कोलार वाली में, कि भाई हाउ कम ऑल द थीव्स हैव मोदी एज अ कॉमन सरनेम। तो यहाँ पे एक नॉलेज इंप्यूट की जा सकती है उनके ऊपर कि भाई ये स्टेटमेंट इस तरीके का था कि यहाँ पे रीजंस टू बिलीव एग्जिस्ट करते हैं कि ये रेपुटेशन को डिग्रेड कर सकते हैं, है ना। तो सेक्शन 499 डिफेमेशन की डेफिनेशन देता है, और सेक्शन 500 टॉक्स अबाउट द पनिशमेंट फॉर द सेम। ठीक है। 499 में डिफेमेशन डिफाइंड है, 500 में डिफेमेशन की डेफिनेशन दी हुई है, डिफेमेशन का पनिशमेंट दिया हुआ, आई एम सो सॉरी, पनिशमेंट दिया है, एंड इट स्टिपुलेट्स imprisonment of up to 2 years with or without fine for someone else guilty of criminal defamation. सेक्शन 500 ये कहता है कि भैया अगर आपके ऊपर डेफेमेशन के केस हुआ है और अगर आप गिल्टी प्रूव हो गए हो, तो गिल्टी प्रूव होने के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा 2 साल की सजा दी जा सकती है, अप टू 2 इयर्स, तो मैक्सिमम होती है 2 साल की सजा अंडर सेक्शन 500। साथ में आपको फाइन का भी पनिशमेंट दिया जा सकता है। ठीक है। तो ये हमारा डेफेमेशन जिसके अंडर राहुल गांधी जी पनिश हुए। अब इफेक्ट क्या हुआ इसका कन्विक्शन का? इफेक्ट ये हुआ कि उनको 2 साल की पनिशमेंट दी गई, है ना, और उन पे साथ में फाइन भी लगाया गया। अब क्योंकि 2 साल की पनिशमेंट दी गई, तो जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है, उसका सेक्शन 8 क्लॉज 3 ये कहता है कि भाई अगर किसी को 2 साल तक, मतलब 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा हो गई, तो वो पर्सन डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। राहुल गांधी जी को जैसे ही कन्विक्ट किया कोर्ट ने और 2 साल की पनिशमेंट दी, तो राहुल गांधी जी सेक्शन 8 क्लॉज 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, उसके अंडर उनका डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एपिसोड था कि भाई क्या केस था, क्या मैटर था, एंड हुआ क्या। अब हम एक एक करके उन लॉस को देखते हैं जो यहाँ पे हमें दिख रहे थे, जिनका नाम हम पढ़ रहे थे। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और 1951 है क्या क्या, और दोनों लॉज में ऐसा क्या अंतर है कि सेम नाम के बस दो अलग अलग लॉज बनाए गए। तो देखो, होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज अ सिने क्वा नॉन फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना बहुत ही एसेंशियल चीज है, फाउंडेशनल चीज है ना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने टू एंश्योर कि हमारी कंट्री में फ्री फेयर और जस्ट इलेक्शंस, इंडिपेंडेंट इलेक्शंस कंडक्ट हो पाए, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 15 ऐड किया। पार्ट 15 ऐड किया विच रन्स फ्रॉम आर्टिकल 324 टू आर्टिकल 329 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। इसी पार्ट में आगे कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी दिया गया कि टू एंश्योर द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शंस, क्या कंडक्ट, इलेक्शन के कंडक्ट से रिलेटेड जितना भी मैटर है, जो भी वहां पे रेगुलेशन की जरूरत होगी, उसके लिए पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। ठीक है। कि इलेक्शन किस तरीके से होगा, तो इलेक्शन रिलेटेड मैटर्स पे लॉ बनाएगा पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने इसी चीज को फॉलो करते हुए ये दो लॉज बनाए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो अब जो हमारा आरपीए 1950 है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, ये कुछ कुछ चीजें बताता है। जैसे ये बताता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिलिमिटेशन कैसे होगा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड कैसे होंगी, लोकसभा और राज्यसभा में किस तरीके से सीट्स डिवाइड की जाएंगी, मतलब स्टेट्स में किस तरीके से किस एरिया में कितनी सीट होंगी,
ये सारी चीजें आरपीए 1950 में दी हुई है ना, कि इलेक्टोरल रोल जिसको हम वोटर्स लिस्ट कहते हैं आम भाषा में, वो कैसे प्रिपेयर होगी, और वोटर्स के क्वालिफिकेशन कैसे होंगे या क्या होंगे। सो जो बेसिक एसेंशियल्स है, ठीक है, जो फाउंडेशनल एसेंशियल है, वो सारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 में दिए हुए। अब जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है, ये बेसिकली सारे प्रोविजंस ले डाउन करता है विथ रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। ठीक है, कि इलेक्शंस का कंडक्ट किस तरीके से होगा। ठीक है, जो एमएलए एमपीज हैं उनके क्वालिफिकेशंस कैसे होंगे। ठीक, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी किस तरीके से बनेगी, या एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में कौन कौन आएगा जो लोग इलेक्शंस को कंडक्ट कराएंगे। ठीक, तो ये सारी जो डिटेल्ड रेगुलेशंस है या जो डिटेल्ड मशीनरी है इलेक्शन की, वो सारी दी हुई है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। तो इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनके क्वालिफिकेशंस भी दिए हैं। सिमिलरली इसमें इनके डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में भी दिए हैं। ठीक है, कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डिस्क्वालीफाई कैसे होंगे, या कब होंगे, या किस ग्राउंड्स पे होंगे। ये भी चीज याद है। जैसे आपको पता होगा कि मेरे पास, आपके पास, हम सबके पास एक राइट टू वोट है ना। हमारे पास वोट देने का अधिकार है। वोट देने का अधिकार हमारे संविधान में से तो आता ही है, साथ में वो हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 62 में से भी आता है। सो ये रेलेवेंस है इन दोनों एक्ट्स। और इसी में क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर भी इसी एक्ट में आता है, तो वो जो सेक्शन सेक्शन 8 है, सब क्लॉज 3, वो हमारा इस लॉ से रिलेटेड। एंड इसी लॉ के इस सेक्शन की वजह से ही राहुल गांधी जी डिस्क्वालीफाई हुए। ठीक, अब ये तो आरपीए की बात हुई कि यहां पे डिस्क्वालिफिकेशन दिया, बट हमने कहीं कहीं ये भी पढ़ा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया हुआ। सो कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से दिया। सो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 102 है ना, Article 102 of the Constitution, it talks about disqualification, disqualification of member of parliament। ठीक है, कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कब कब डिस्क्वालीफाई होंगे, ये कंडीशंस आर्टिकल 102 में दी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ही दिया हुआ है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कब डिस्क्वालीफाई होंगे, वो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में भी दी हुई है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ग्राउंड्स दिए हैं जिनके बेसिस पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। जैसे जैसे एक ग्राउंड दिया है दैट द पर्सन बिकम्स अनसाउंड माइंड एंड ही और शी इज डिक्लेयर्ड सो बाय द कोर्ट, कि जो भी सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अनसाउंड माइंड के हो जाते हैं, तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। सिमिलरली एक और ग्राउंड दिया है दैट द पर्सन इज एन अनडिस्चार्ज्ड अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। अनडिस्चार्ज मतलब भाई उनका जो भी लोन था वो सब वापस अभी गया ही नहीं है, उनकी लाइबिलिटीज खत्म नहीं हुई है, उसको अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट कहते हैं। तो अगर ऐसा कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो गया है, उनको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। सिमिलरली थर्ड ग्राउंड जो आर्टिकल 102 में दिया हुआ है, से फॉर एग्जाम्पल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गिव्स अप द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, कि अब वो इंडिया के सिटीजन ही नहीं बचे, तो भी उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसी इसी आर्टिकल में, आर्टिकल 1021 ई में एंड में ये चीज दी हुई है। जो ग्राउंड्स मेंशन्ड है ना, उसमें एक ये ग्राउंड मेंशन्ड है, और यही ग्राउंड हमारा आगे चल के रिलेट हो जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 से। अभी देखते हैं वो कैसे। सो देन एन एमपी विल लूज हिज मेंबरशिप ऑफ द हाउस इफ he is so disqualified by or under any law made by the parliament। आर्टिकल 1021 ई बेसिकली ये बात कहता है कि भाई कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल लूज हिज मेंबरशिप अगर वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं ऐसे किसी भी लॉ के अंडर जो पार्लियामेंट ने बनाए। अब जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है हमारा 1951, जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा, वो भी पार्लियामेंट ने बनाया है ना। सो 1021 ई को जब हम सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के साथ पढ़ते हैं, तो इसके हिसाब से राहुल गांधी जी डिस्क्वालीफाई हुए, या जो इसके पहले आजम खान साहब थे वो भी इसके हिसाब से डिस्क्वालीफाई हुए थे।
या जब आप 74 75 की बात करो, तो इंदिरा गांधी जी को जो डिस्क्वालीफाई किया गया था हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद, वो भी इसी तरीके के इसी लॉ से रिलेटेड था। इंदिरा गांधी जी वो जो डिस्क्वालीफाई हुआ था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस गया था जिसके बाद इमरजेंसी लगी, वो भी हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट से ही रिलेटेड था। इस पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड नहीं था, बट इसी हिसाब से था। ठीक है। सो आर्टिकल 102 1E और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का इस तरीके से रिलेशन बनता है, जिसके अंडर हमारा यह पूरा इशू चला आ गया। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि भाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंडर किस तरीके से कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। सो वहां पे ना सेक्शन 8 जो है, सेक्शन 8 बेसिकली डील्स विद डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन। अब सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 वो तो एक हिस्सा है। सेक्शन 8 सब क्लॉज 1 में कुछ ऑफेंसेस मेंशन्ड है। ऑफेंसेस मेंशन्ड है जैसे प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन द कम्युनिटी, या हेट स्पीच देना, या ब्राइबरी। इन सब चीजों में अगर ऑफेंस आपने किया है और आपको कोर्ट ने पनिशमेंट दी है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो 6 साल के लिए। ठीक है। सिमिलरली सेक्शन 8 सब क्लॉज 2 कुछ अलग ऑफेंसेस की बात करता है। अब वो जो डेफेमेशन हुआ है ना हमारा, वो इसमें नहीं आता है और वो इसमें भी नहीं आता है। सेक्शन 8 सब क्लॉज 2 बात करता है कुछ ऑफेंसेस की, जैसे प्रॉफिटियरिंग, प्रॉफिटियरिंग, अडल्ट्रेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरीके का ऑफेंसेस अगर आपने करे हैं और कोर्ट ने आपको 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा की सजा दी है, तो फिर से आप डिस्क्वालीफाई होते हो 6 इयर्स के लिए। अब राहुल गांधी जी हमारे इसमें भी नहीं है, डेफेमेशन इसमें भी नहीं आएगा। डेफेमेशन आता है सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 में। सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 बेसिकली ये कहता है कि अगर किसी पर्सन को किसी कोर्ट ने कन्विक्ट किया है विथ अ पनिशमेंट ऑफ नॉट लेस देन 2 इयर्स। ठीक है। अगर किसी पर्सन को, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को अगर कोर्ट ने कन्विक्ट किया है फॉर एनी ऑफेंस, वो ऑफेंसेस जो इसमें नहीं आ रहे, इसके अलावा। ठीक है। तो डेफेमेशन हमारा इसके अलावा में आता है, तो वो सेक्शन 8(3) में आता है। ठीक। सो 8 सेक्शन 8 सब सेक्शन 3 बेसिकली ये कहता है कि अगर भी किसी पर्सन को कोर्ट ने कन्विक्ट किया है और 2 साल से ज्यादा की सजा दी है, 2 साल मिनिमम, नॉट लेस देन 2 इयर्स, मतलब 2 या 2 से ज्यादा, उतना अगर पनिशमेंट दिया है, सो द पर्सन स्टैंड्स डिस्क्वालिफाइड फॉर द पीरियड ऑफ 6 इयर्स पोस्ट रिलीज। 2 साल से ज्यादा, 2 साल या 2 साल से ज्यादा। तो जैसे राहुल गांधी जी को अभी 2 साल की पनिशमेंट दी गई, सो 2 साल की पनिशमेंट उनकी जब खत्म होगी, उससे 6 साल तक वो डिस्क्वालिफाइड रहेंगे। ठीक है। तो अगर किसी को मान लो, जैसे मैंने अगर कोई क्राइम किया, मैं अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, ठीक, अगर मेरे को 5 साल की कोर्ट ने सजा दी है, मेरे को पनिशमेंट 5 इयर्स का दिया गया, तो मेरा डिस्क्वालिफिकेशन कितने साल का हो जाएगा? मेरा डिस्क्वालिफिकेशन टोटल हो जाएगा 11 साल का। फिर दैट 6 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिलीज ना, तो जब मेरी 5 साल की वो सजा खत्म होगी, उसके बाद के 6 साल तक। ठीक है। तो डेफेमेशन का केस सेक्शन सेक्शन 8 सब सेक्शन 3 में आता है, और इसके अंडर राहुल गांधी जी डिस्क्वालीफाई हुए हैं, तो उनका टोटल पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन टोटल बनता है हमारा 8 साल का। ठीक। अब इसमें पर एक सेक्शन और दिया था इस एक्ट में, दैट इज सेक्शन 8 सबसेक्शन 4। सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 बेसिकली सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सिटिंग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के डिस्क्वालिफिकेशन को तुरंत एप्लीकेशन में आने से रोकता था। जैसे अभी क्या हुआ, राहुल गांधी जी कन्विक्ट हुए, कन्विक्ट होने के 2 दिन के अंदर उनका डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस आ गया। सो सेक्शन 8 सब सेक्शन 4 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में था, वो बेसिकली इसी चीज को कंट्रोल करता था कि अगर अगर किसी सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को इस तरीके की सजा हुई है, तो उनका डिस्क्वालिफिकेशन रन होगा आफ्टर 3 मंथ्स। आफ्टर 3 मंथ्स, और 3 मंथ्स के अलावा भी अगर उन्होंने अपील फाइल कर दी इस 3 मंथ्स के अंदर, तो वो जब तक अपील पेंडिंग है, जब तक अपील डिस्पोज ऑफ नहीं होती,
तब तक उनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं किया जाए। सो होता क्या था कि भाई अगर ये कन्विक्ट हो भी जाते थे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये डिस्क्वालीफाई नहीं होते थे, क्योंकि सबसेक्शन सबसेक्शन 4 जो हमारे सेक्शन 8 का है वो इनको बचा लेता था कि क्योंकि आप सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो तो आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, प्रोवाइडेड आप 3 महीने के अंदर अपील फाइल कर दो, और अपील जब तक फिर पेंडिंग रहेगी तब तक आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। अब इसी सेक्शन को चैलेंज किया गया लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, ये 2000 आई गेस 12 या 13 का केस है। ठीक है, शायद 2013 का केस है ये, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लिली थॉमस एक केरला की लॉयर है, ठीक है, और एक लोक प्रहरी वहां का एनजीओ है। उन्होंने इस सेक्शन को चैलेंज किया कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो लोगों के बीच में, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अदर लोगों के बीच में जिन्हें कंटेस्ट करना है। ठीक, तो यहां पे कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि हाँ भाई सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 जो है वो अल्ट्रा वायर्स है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसको वहां से हटा दिया गया। तो अब ये जैसे ही हटा तो वो प्रोटेक्शन खत्म हो गया, है ना, और इसी वजह से राहुल गांधी जी डिस्क्वालीफाइड हुए। तो यहीं पे वो बात आई थी कि भाई अगर वो ऑर्डिनेंस नहीं फाड़ा गया होता तो शायद राहुल गांधी जी बन जाते, क्योंकि जब लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट आया और सब सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 को हटाया गया, उसी चीज को बेसिकली इस केस को ओवरटर्न करने के लिए मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लेकर आई, जिसका मेन पर्पस या जिसमें समरी सिर्फ ये थी कि इस सेक्शन को वापस रीइंस्टेट करना है, इसको वापस एप्लीकेशन में लाना है, ताकि सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सिटिंग एमएलए तुरंत डिस्क्वालीफाई ना हो। बट राहुल जी ने उसको सपोर्ट नहीं किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको फाड़ा भी, तो भाई फिर आगे चल के मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने उस ऑर्डिनेंस को विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये वो ऑर्डिनेंस की कहानी थी, और ये हमारा लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। बट अब बात ये आती है कि क्या ये जस्टिफाइड है, क्या तुरंत होनी चाहिए थी ये सारी चीजें कि भाई कन्विक्शन आया और 2 दिन बाद ये हो गया। तो एक केस और हुआ, लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने यह कहा कि भाई जैसे ही कन्विक्शन का ऑर्डर आ जाएगा, जैसे ही कोर्ट ने कह दिया कि आप कन्विक्टेड हो और आपको पनिशमेंट दे दी 2 साल से ज्यादा, आपका डिस्क्वालिफिकेशन तभी से रन करना शुरू हो जाएगा, अनलेस अनलेस यू ऑब्टेन अ स्टे ऑन योर कन्विक्शन। स्टे ऑन योर कन्विक्शन का मतलब है कि वो जो कोर्ट ने आपको गिल्टी बताया है ना, अगर आप उस पर स्टे ले लोगे तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। बट अगर आप स्टे नहीं ले पाओगे तो फिर आपका कन्विक्शन तुरंत जिस दिन से आप कन्विक्ट हुए हो, आपका डिस्क्वालिफिकेशन उसी दिन से रन करना शुरू हो जाएगा। सो जो कुछ भी हुआ है यहाँ पे, हुआ तो लॉ के हिसाब से ही है। लॉ यही बात कहता है कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन पे स्टे लगना है तो आपको कन्विक्शन पे स्टे लेकर आना पड़ेगा। ठीक, अब बीच बीच में अभी रिसेंटली एक और न्यूज आई कि भाई एक लक्षद्वीप के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मोहम्मद फैजल, उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था ना उसको ओवरटर्न कर दिया गया, और अब उनको वापस अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया गया। तो ये पूरा था क्या, सो मोहम्मद फैजल वाज कन्विक्टेड इन अ केस ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर, जहां पे उनको पनिशमेंट दी गई थी 10 years की ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, उनको 10 years की पनिशमेंट दी गई फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर, 2 साल से ज्यादा की सजा हो गई। वही सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 हमारा तुरंत आया एक्शन में, और इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इन्होंने हाईकोर्ट में जाके अपील की। केरला हाईकोर्ट ने केरला हाईकोर्ट ने इनके कन्विक्शन पे इनके कन्विक्शन पे स्टे लगा दिया। ठीक है, ये सब जनवरी सेकेंड थर्ड वीक की बात चल रही है अभी। ठीक है, कि केरला हाईकोर्ट गए, केरला हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। तो जब ये डिस्क्वालिफाइड थे तो उस बीच में स्टे लगने और डिस्क्वालिफिकेशन के बीच में इलेक्शन कमीशन ने बाय इलेक्शन अनाउंस कर दिए थे लक्षद्वीप की उस सीट पे। बट क्योंकि जैसे ही ये केरला हाईकोर्ट से अपना कन्विक्शन पे स्टे लेकर आए, बाय इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया, और अब लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने इनका डिस्क्वालिफिकेशन हटाया और इनको वापस रीइंस्टेट किया एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो राहुल गांधी जी के साथ जो हुआ है ना, अगर वो अपने कन्विक्शन पे स्टे लेकर आ जाते, जैसे उन्होंने अभी अपील की हुई है, सूरत के सेशंस कोर्ट में अभी अपील उनकी चल रही है, अप्रैल की डेट डिसाइडेड है, बेल उनकी एक्सटेंड कर दी गई है, बट कन्विक्शन पे अभी तक स्टे नहीं आया है ना। और
इसी वजह से, क्योंकि कन्विक्शन पे स्टे नहीं आया, तो डिस्क्वालिफिकेशन अभी भी रन कर रहा है। बट हमारे पास एक केस स्टडी है कि लोग कह रहे थे कि भाई कन्विक्शन पे स्टे लग जाएगा तो मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट वापस मिल जाएगी। तो उसका एक एग्जांपल है हमारे पास कि मोहम्मद फैजल साहब का जैसे ही कन्विक्शन पे स्टे लगा, केरला हाईकोर्ट ने कन्विक्शन पे स्टे लगाया, तो उनकी मेंबरशिप उनको वापस रीइंस्टेट कर दी गई। तो भाई, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर राहुल गांधी जी? सो राहुल गांधी जी ऑब्वियसली, उन्होंने उनको जब सीजेएम कोर्ट ने वहां पनिशमेंट दी, तभी उनको बेल दे दी गई थी, है ना? स्टे लगा दिया था पनिशमेंट पे स्टे लगा के बेल दिया था। और उनको राइट दिया था, टाइम पीरियड दिया था 30 दिन का कि आप अपील कर लो। उन्होंने अब सेशंस कोर्ट में अपील की हुई है। सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट उनकी अपील पे अगर उनके कन्विक्शन पे स्टे लगाए, कन्विक्शन पे स्टे लगाने का मतलब है कि भाई कोर्ट ये कह दे कि भाई हाँ शायद आप गिल्टी नहीं हो, ठीक, तो राहुल गांधी जी की डिस्क्वालिफिकेशन कैंसिल हो जाएगी, एंड उनको वापस उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट वायनाड की, वो उनको वापस दे दी जाएगी। बट जब तक स्टे नहीं लगता है, तब तक राहुल गांधी जी डिस्क्वालिफाइड रहेंगे फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बट एक इंटरेस्टिंग सा सवाल यहां पर यह बन जाता है फिर, कि मान लेते हैं कि अपील चल रही है। अभी तो जैसे इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया कि वायनाड में इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है। सपोज करते हैं कि इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर देता है वायनाड का बाय इलेक्शन, इलेक्शन हो जाता है, कोई और पर्सन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है, और उसके बाद राहुल गांधी जी के कन्विक्शन पे स्टे लग जाता है, तब क्या हो? तब कुछ नहीं हो सकता। जो पर्सन उस वक्त बाय इलेक्शन जीत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा, वो तब तक बने रहेंगे। बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर 2024 के इलेक्शन के पहले ये स्टे ले लेते हैं अपने कन्विक्शन पे, तो ये 2024 का जनरल इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर पाएंगे, वरना ये नहीं कर पाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट देखा, 1950, 1951, हमने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 102 देखा, एंड हमने देखा कि डेफिनेशन क्या होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। जल्दी मिलेंगे हम with another topic for your legal awareness series. Till then, have a good day and goodbye. Thank you.